जयराम ठाकुर के आरोपों पर नरेश चौहान का पलटवार। हिमाचल शांत प्रदेश, विपक्ष भ्रामक तस्वीर दिखा रहा, कहा पेपर लीक का समय क्यों भूल गए। घुमारवीं में रोजगार मेला आयोजित, 15 नामी कंपनियों ने मेले में लिया भाग। 170 से ज्यादा युवाओं ने कराया पंजीकरण। बिलासपुर में वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित, मंत्री राजेश धमानी ने कला मंच का किया उद्घाटन। सिरमौर की 60 महिलाओं का जत्था अयोध्या रवाना। विश्व उपाध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी, बोले समाज का अभिन्न अंग है महिलाएं। बूढ़ी दीपावली का आगाज, दीपावली में 1 महीने बाद आता है ये पर्व। 5 से 7 दिनों तक चलता है सेलिब्रेशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। आप देख रहे हैं खबर हिमाचल प्रदेश। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर उठे सवालों के बीच मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि मंडी में हुई तेजाब की घटना में आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी पीजीआई में मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि यह घरेलू विवाद का मामला था और यह जांच की जा रही है। तेजाब कहां से आया, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सोलन में यूनिवर्सिटी के बाहर युवक द्वारा की गई हवाई फायरिंग पर भी पुलिस पूरी जांच कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हिमाचल में अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए नरेश चौहान ने कहा कि जयराम ठाकुर मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे शांत राज्यों में से एक है और विपक्ष का यह आरोप पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी सरकार के दौरान पुलिस पेपर लीक हुआ था और सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। कांग्रेस सरकार ने आते ही आरोपियों पर कार्रवाई की थी। वहीं विपक्ष द्वारा सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह 3 साल आपदा और कठिन परिस्थितियों के बीच रहे, फिर भी सरकार ने योजनाओं को धरातल पर उतारा है। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को सरकार मंडी में जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। इसमें कोई नाच गाना नहीं होगा, बल्कि लोकतांत्रिक परंपरा के तहत जनता को सरकार के काम की जानकारी दी जाएगी। कांगड़ा के देहरा से वायरल हुए वीडियो पर उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से काम करने वाले आने वाले रजिस्ट्रेशन लोगों को रजिस्ट्रेशन और संबंधित ठेकेदारों की जिम्मेदारी है और इसके लिए प्रशासन को पहले से निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो शायद पुराना हो सकता है और सोशल मीडिया पर दोबारा चल रहा है। देखिए, सवाल ये है कि नेता विपक्ष को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जिन परिस्थितियों से और जिन चैलेंजेस से हमने 3 साल का ये कार्यकाल रहा, वो पूरी प्रदेश की जनता के सामने चैलेंजेस थे। हर तरह से, नेचर से भी चैलेंजेस थे, फाइनेंशियल पोजीशन के भी चैलेंजेस थे। उनको पार पाते हुए आगे बढ़े हैं, हमने काम किए हैं। बड़ी योजनाएं पाइपलाइन में आई और उसका असर दिखना शुरू हो गया। जो मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं थी और जो सरकार की हमारी प्राथमिकताएं थी, उसमें हमने काम किया है। 3 साल का समय हुआ, हम अपनी कारगुजारी को प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे। वो फैसला प्रदेश की जनता ने लेना है कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन जहाँ तक उनका ये बयान है, मैं उनको याद दिला दूँ, जब कोरोना काल था हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में भी, तो आपने भी तो किया, उसका कौन जवाब देगा। कोरोना जैसी परिस्थितियां दुनिया के अंदर, कैसा खौफ था उस वक़्त लोगों में, पूरे देश में भी विदेश में भी हर जगह। उसके बावजूद आप लोगों ने किया। तो आप लोग क्यों अपना समय भूल जाते हो? जब आप मीडिया में बात करते हो तो मुझे लगता है कि अपने समय की कुछ चीज़ें भी याद रखनी चाहिए। हम जाएंगे, मंडी में करेंगे और जो हमने प्रदेश हित में, जनहित में जो फैसले लिए होंगे, हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है वो हम प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे। और अगले 2 वर्षों के लिए हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कौन सी प्राथमिकता रहेगी विकास की दृष्टि से और जनहित की दृष्टि से, वो रोड मैप भी लोगों के सामने।
सराज विधानसभा क्षेत्र के बाली चौकी में पंचायत समिति के सामुदायिक भवन का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की 3 प्रमुख सड़कों के लिए केंद्र सरकार द्वारा CIRF के तहत 225 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे आपदाग्रस्त क्षेत्रों को बहुत राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस स्वीकृति के लिए मैंने निजी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी से मिलकर इन सड़कों की स्वीकृति का निवेदन किया था। प्राथमिकता के आधार पर हिमाचल प्रदेश की सड़कों के पुनर्निर्माण और के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि इस बार की आपदा में मंडी गागल और चैल चौक और जंजैहली सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचा था। पूरी सड़क तहस नहस हो गई थी। बड़ा क्षेत्र सड़क मार्ग से कट गया था। इसके बाद दुरुस्तीकरण के लिए मैंने मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री से बात भी की थी, जिस पर उन्होंने इस सड़क के बहुत नुकसान होने की बात भी कही थी। इसीलिए इस सड़क को CIRF के तहत प्राथमिकता देने का निवेदन मैंने सरकार से किया था। सरकार ने इसे प्राथमिकता मिलेगी। की भी खुशी है कि जब मैं बाली चौकी यहाँ पहुंच रहा था, रास्ते में फोन आया मुझे सेक्रेटरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और उनके साथ साथ प्राइवेट सेक्रेटरी नितिन गडकरी जी का कि हिमाचल प्रदेश में आपदा के कारण नुकसान हुआ है, उसके लिए मैं CIRF का कुछ पैसा भेज रहा हूं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। 3 स्वीकृति आज उनने दी है, जिसमें 215 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए सड़कों के लिए वहां पर दिया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे विधानसभा क्षेत्र सराज की इस सड़क का हुआ, तो जंजैहली से लेकर के जो चैल चौक से होकर के नेर चौक से गागल तक नीचे मिलती है, जहां मंडी तक मिलती है, जिस सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा टूट गया, बह गया, उस सड़क के लिए 137 करोड़ रुपए 137 करोड़ 40 लाख रुपए वहां पर दिए हैं उस आज के इस केस में। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, आदरणीय नितिन गडकरी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया करवाने के उद्देश्य से मिशन रोजगार हिमाचल के तहत हिमाचल जन कल्याण समिति एवं लघु उद्योग संघ ने गुरुवार को घुमरवी में रोजगार मेले का आयोजन किया। आपको बता दें कि रोजगार मेले में बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी सहित अन्य जिलों से बड़ी संख्या में युवक युवतियाएं पहुंचे। रोजगार मेले में कुल 15 नामी कंपनियों ने भाग लिया, जिनमें वर्धमान, SIS ग्रुप और ऑटोकॉम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्वराज, टोयोटा, इवन और सिक्योरिटी एजेंसी सहित बड़ी नालागढ़ और परवाणु की अन्य प्रमुख फार्मा कंपनियां शामिल रही। मेले में युवाओं ने काफी उत्साह दिखाया और 170 से अधिक युवाओं ने अपना पंजीकरण करवाया। इसमें से कई युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जबकि पंजीकरण करवा चुके अन्य युवाओं को योग्यता के अनुसार कंपनियां चयन के लिए शीघ्र बुलाएगी। युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र देने पर सहभागी कंपनियों की इस पहल की सराहना करते हुए इंटरव्यू देने आए युवाओं ने हिमालय फाउंडेशन और पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग के प्रति आभार जताया। गर्ग ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना हमारी हमेशा से प्राथमिकता रही है। हम आगे भी और बड़े स्तर पर रोजगार मेले आयोजित करेंगे ताकि अधिक से अधिक युवा लाभान्वित हो सके। इस मौके पर हिमालय जन कल्याण समिति के अध्यक्ष रणेश राणा ने युवाओं को आह्वान किया, अपनी पढ़ाई पूर्ण होने के बाद बेशक सरकारी नौकरी की तैयारी करो, लेकिन तब तक BBN औद्योगिक क्षेत्र में अपने लिए कोई करियर जरूर चुनो। इस मौके पर समिति की उपाध्यक्ष डिम्पल परमार, शांति गौतम व सुषमा ठाकुर सहित अन्य उपस्थित रहे। आज यहाँ घुमारवी में हमने युवाओं को रोजगार प्राप्त हो, इसके लिए एक रोजगार मेले का आयोजन किया है और इसमें बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, चंडीगढ़
और आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न जो हमारे यहाँ बच्चे अलग अलग प्रकार की, चाहे ITI है, BTech है, कंप्यूटर है, या फिर B फार्मा है, M फार्मा है, +2 से लेकर ऊपर तक के जो भी क्वालिफिकेशन है, ऐसे अनेक सारी डिग्रीज हासिल जिन्होंने की हैं, उनके लिए एक अवसर यहाँ हमने लाया है कि बच्चे अपना यहाँ रिज्यूम देकर और इंटरव्यू देकर जो है यहाँ से कुछ सिलेक्शन यहाँ से हो और उनको रोज़गार मिल सके, इस प्रकार का प्रयास किया गया। और इसके लिए लगभग 15 कंपनियां यहाँ अभी तक पहुँच गई हैं और पूरे हिमाचल से ही लगभग जो है बच्चे यहाँ पहुँचे हैं, अभी आ भी रहे हैं, और बिलासपुर के आसपास के जिलों से ज़्यादा बच्चे यहाँ आ रहे हैं। जिला बिलासपुर के घुमरवी में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में वार्षिक पुरस्कार वितरण एवं क्लस्टर स्तरीय समारोह में नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने करीब 10 लाख रुपए की लागत से बने गए नए कला मंच का उद्घाटन किया। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया, जिनमें 7 अलग अलग विद्यालयों के लगभग 1400 छात्र छात्राएं शामिल थे। समारोह में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, घुमारवी गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल और अन्य 4 सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे पुरस्कार प्राप्त किए। वहीं आपको बता दें कि मंत्री ने प्रदेश सरकार की शिक्षा सुधार पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि अब 100 सरकारी स्कूलों को CBSE से जो है जोड़ा जाएगा ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की भी सलाह दी। समारोह में विभिन्न स्कूलों के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया, जिससे उनका मनोबल बढ़ा। यह कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सेकेंडरी स्कूल में क्लस्टर लेवल का यहाँ पे एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आसपास के हमारे जैसे बॉयज़ स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है घुमारवी का, और हाई स्कूल तकरेड़ा, बाड़ी मझेड़वा और चुआड़ी, और 2 मिडिल स्कूल कलबी और बरोटा, और एक स्थानीय जो प्राइमरी स्कूल है इसके बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि बच्चे एक स्कूल के जो बच्चे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, उससे दूसरे स्कूल के बच्चों को भी सीखने का मौका मिलता है। जब हम एक स्कूल की जो अचीवमेंट्स हैं बच्चों की, उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका असर जो है वो दूसरे बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। और क्योंकि ये स्कूल पुराना है, जो हमारे बॉयज़ और गर्ल्स घुमारवी हैं, और यहाँ के जो बच्चे हैं जिनको NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड की भी यहाँ पे सुविधाएं हैं। बच्चों ने यहाँ पे जो बैंड पार्टी बनाई है उसका भी डिस्प्ले अच्छे से किया। यहाँ म्यूजिक टीचर भी हैं, तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छे तरीके से एक सकारात्मक प्रभाव जो है आसपास के जो फीडिंग एरिया है उसके बच्चों के ऊपर पड़ता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सिरमौर से है, जहां विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने रेणुका जी में जो है 60 सदस्यीय महिलाओं के दल को अपने खर्चे पर अयोध्या भ्रमण के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने बताया कि इस दल में रेणुका विधानसभा क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह की 60 महिलाओं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर तक चलने वाली यह यात्रा रेणुका जी से आरंभ होगी और अयोध्या, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, चित्रकूट, वृंदावन, श्री कृष्ण जन्मभूमि, हरिद्वार का भ्रमण करने के बाद वापस यहीं पर आकर समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि इस दल के रहने व भोजन इत्यादि की व्यवस्था पहले से ही कर दी गई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिक जो है सुदृढ़ करने के लिए महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है, ताकि महिलाएं स्वयं तैयार किए गए उत्पादों को स्थानीय बाजारों में उचित दामों पर बेच सके। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज का अभिन्न अंग है। आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण में महिलाओं की सशक्त भागीदारी रही है। प्रदेश सरकार महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान कर रही है, ताकि वे अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके और महिला सशक्तिकरण की ताकत को पहचान कर आगे बढ़ सके।
नमस्कार सभी को। आज अभी हम रेणुका जी तीर्थ स्थल पे खड़े हैं और हमने फिर से इस वर्ष एक बार और अपनी जो महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनका एक टूर जो है हम धार्मिक स्थलों पे भेज रहे हैं। यहाँ से अयोध्या जाएंगे, चित्रकूट जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे और काशी विश्वनाथ का भी प्रोग्राम है और वापसी में हरिद्वार होते हुए आज 20 तारीख को ये स्टार्ट हो रहा है और 26 तारीख को ये सभी लोग यहाँ वापस पहुँचेंगे। तो ये जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रेणुका जी है, हर वर्ष महिलाओं को इस टूर पे भेजती है और इसमें लगभग 60 महिलाएं जो है वो इस वर्ष फिर से जारी है टूर पे। और हमारा ये मकसद है कि एक तो महिलाओं को समय नहीं होता है अपने घर से निकलने का, तो इस बहाने महिलाएं समय भी निकालती है और धार्मिक स्थलों का भी धार्मिक स्थलों का भी देखती है, उनको भी देखते हैं और साथ में एक एक्सपोजर हो जाता है महिलाओं को बाहर जाके कि उनको पता चलता है कि बाहर कैसे व्यवस्था होती है, कैसे रहना पड़ता है। ऊना जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त जतिन लाल ने की। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित यादव समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। कानून और शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए उपायुक्त जतिन लाल ने सभी संबंधित विभागों को सख्त दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि हुड़दंगियों और सीमांत क्षेत्रों से आने वाले शरारती तत्वों पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखें और किसी भी उल्लंघन पर तुरंत एक्शन ले। उपायुक्त ने बैठक में दोहराया कि जिले में कानून व्यवस्था पर बनाए रखना है और आम जनता को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि पुलिस पेट्रोलिंग पर जोर दे और एक क्विक रिस्पांस टीम बनाए। उपायुक्त ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था के प्रभावी निगरानी के लिए 7 से 8 सदस्यीय क्विक रिस्पांस टीम गठित की जाएगी। यह टीम दिन रात हाईवे और संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग करेगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। जतिन लाल ने कहा कि जिले में अब तक जारी सभी हथियार लाइसेंसी की समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक थाना प्रभारी अपने क्षेत्र की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जिन मामलों में भूमि विवाद या अन्य शिकायतों से जुड़ी व्यक्तियों के पास हथियार लाइसेंस पाए जाएंगे, उनके लाइसेंस तुरंत निलंबित कर हथियार जब्त किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन या सार्वजनिक रूप से हथियार लहराने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद एक बार फिर सुर्खियों में। आपको बता दें, हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले हिंदू संगठन के नेता 4 दिनों से आमरण अनशन पर थे। प्रशासन ने आश्वासन के बाद आज चौथे दिन अनशन खत्म हो गया है। अनशन पर बैठे हिंदू नेता मदन ठाकुर और विजय शर्मा ने जूस पीकर आमरण अनशन तोड़ दिया है। अब हिंदू संगठनों के नेता और प्रशासन के साथ अब 29 नवंबर को बैठक होनी है। इस बैठक में संगठन हिंदू संगठनों की मांगों को लेकर प्रशासन के साथ चर्चा करेगा। हिंदू संगठनों का कहना है कि आमरण अनशन खत्म हो गया है, लेकिन क्रमिक हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि प्रशासन के साथ बातचीत के बाद हिंदू संगठनों का अनशन खत्म हो गया, लेकिन अनशन खत्म होने के बाद धरना स्थल पर पहुंचे कुछ हिंदू प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। उन्होंने सड़क पर जमकर नारेबाजी की और कुछ देर के लिए संजौली में चक्का जाम कर दिया। हालांकि हिंदू संघर्ष समिति के नेताओं के आह्वान पर चक्का जाम खुल गया और वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों ने तुरंत प्रभाव से अवैध करार दी गई संजौली मस्जिद गिराने की मांग की। ने हमारी सारी बातें स्वीकार की हैं और उन सारी बातों को लेकर के इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रशासन और हिंदू संघर्ष समिति के लोगों की एक समिति बनाई जा रही है, जिसकी 29 तारीख को बैठक तय हुई है प्रशासन के साथ। और प्रशासन ने कहा है कि जो 3 मांगें हमने मांगी थी, उन 3 मांगों के ऊपर प्रशासन कार्रवाई करेगा और जो
हमारे विषय थे उन सब विषयों के ऊपर प्रशासन ने सहमति जताई है और शीघ्र अतिशीघ्र जो है उन मांगों को पूरा किया जा रहा है। तो आज जो आमरण अनशन समाप्त हो गया है और जी जो प्रोटेस्ट जी की वो भी वापस जी निश्चित तौर पर आज आमरण अनशन जो है हमने यहाँ पे बंद कर दिया है और अभी आप सबके सामने जो है मदन जी को और विजय जी को और बाकी लोगों को जूस पिला करके ये आमरण अनशन जो है समाप्त हुआ है। लेकिन प्रशासन से जो हमारी बातचीत हुई है उसमें काफ़ी सकारात्मक पहल जो है प्रशासन की तरफ से रही है और निश्चित तौर पर हमें इस बात पर पूरा विश्वास है कि प्रशासन जो है इन सारे विषयों को एक सही दिशा में ले जा करके हिंदू समाज के पक्ष में इसकी परिणति होने वाली है। हमें मालूम है कि हमें हार्ड एंड फास्ट चाहिए और अगर ये आधिकारिक तौर पे कमेटी फॉर्मेशन की भी बात करते हैं तो आधिकारिक तौर पे भी कमेटी फॉर्मेशन के लिए हमारे जो प्रतिनिधि है वो इतने सक्षम है कि प्रशासन के दबाव में नहीं झुकेंगे। प्रशासन के दबाव में नहीं झुकेंगे। आपको नहीं पता है कल से लेके परसों से लेके इस वक्त तमाम राजनीतिक दल जो है वो हिंदू समाज से घृणा कर रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है। हर एक राजनीतिक दल, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हर एक की कोशिश है कि किस तरीके से सनातन के आंदोलन को दबाया जाए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वोट बैंक की राजनीति चल रही है। इसीलिए हम सकारात्मक हल चाहते हैं और वो हल चाहते हैं कि ये जो अवैध मस्जिद है ये संजौली पे बदनुमा दाग है। हम ये भी नहीं चाहते कि कोई मैटर अननेसेसरी वो सब्सिडाइज हो जाए और ये जिंदा रहे। सिरमौर में जनजातीय गिरिपार क्षेत्र में बूढ़ी दीपावली का आगाज हो गया है। आपको बता दें कि ये दिवाली के ठीक एक महीने बाद मनाया जाता है। इस दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर नाच गान और दावतों का दौर चलता है। पारंपरिक वेशभूषा में जो है बूढ़ेछू नृत्य आयोजित होता है। यह सेलिब्रेशन 5 से 7 दिनों तक चलता है। हालांकि इस अनोखे त्यौहार को मनाने के कारणों का लिखित उल्लेख नहीं मिलता है, मगर मान्यता है कि दैत्यराज बलि दीपावली के बाद ठीक अगली अमावस्या को पाताल लोक से धरती पर आए थे। उनके धरती पर आगमन के उपलक्ष्य में बूढ़ी दिवाली मनाने की परंपरा शुरू हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन और दीपोत्सव के बारे में देर से पता चला, लिहाजा उत्तर भारत के हिमालय क्षेत्रों में दीपावली के 1 महीने बाद बूढ़ी दिवाली पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। सिरमौर जिले के पहाड़ी क्षेत्र के अलावा शिमला और किन्नौर जिलों के अलावा उत्तराखंड के ट्राइबल क्षेत्रों में भी यह त्यौहार मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत अमावस्या की सुबह तड़के मशाल जुलूस और पारंपरिक नाच गानों के साथ की होती है। वहीं गांव के लोग सुबह लगभग 3 बजे मशालें जलाकर विशाल जुलूस निकालते हैं। मशाल जुलूस गांव के मंदिर से शुरू होकर गांव के दूसरे छोर पर खत्म होती है। आपको बता दें कि मान्यता के अनुसार मशाल जुलूस और ढोल नगाड़ों की थाप से नकारात्मक शक्तियों को गांव से बाहर खदेड़कर उनका प्रतीकात्मक दहन किया जाता है। गांव के बाहर होने वाले इस अग्नि दहन को बलाराज जलाना कहते हैं। मशाला जुलूस के साथ ही गांव-गांव में बूढ़ेछू नृत्य की शुरुआत होती है। इस दौरान लोग जमकर मस्ती करते हैं, ढोल नगाड़ों की थाप और पारंपरिक गीतों की धुनों पर नाच गाते हैं और दावतों का मजा लेते हैं। बूढ़ी दिवाली पर गेहूं से बनी विशेष नमकीन, मूढ़ा, पापड़ और अखरोट जैसे सूखे मेवे परोसे जाते हैं। हमारे भैया सभी पहाड़ी लोगों को बूढ़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारा यह पहाड़ी रीति रिवाज है हम दुआ करते हैं ये सालों साल चला रहे और भगवान परशुराम की कृपा से गांव में सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही हमारे विचार है। और गांव में बड़े धूमधाम से बूढ़ी दिवाली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।